हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया वीडियो। अपने सेम हम एचएसएम वाले क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया था और आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 एचसीवी वर्मा बुक से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, वो मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ। एक पुली है, पुली से एक मास अटैच्ड है और ये दूसरा एंड जो है पुली से, वहाँ से एक स्प्रिंग अटैच्ड है। तो इस सिस्टम का मुझे टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशंस पता करना है। तो देखिए, जब मैं इस मास को x डिस्प्लेस करूँगा नीचे की ओर तो क्या होगा। जैसे ही मैंने x डिस्प्लेस किया तो एक एक्सेस टेंशन आएगा, ठीक है। वो एक्सेस टेंशन कितना आएगा, तो वो एक्सेस टेंशन आएगा kx के बराबर, kx के बराबर। और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा इसमें, इसके कारण ऊपर की ओर, नीचे की ओर डिस्प्लेस हुआ है तो एक्सेलरेशन आया ऊपर की ओर। तो यहाँ से हम जब ब्लॉक का मोशन लिखेंगे तो kx नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू ma, और यहाँ से a आ गया kx अपॉन m। तो सेम यहाँ पे भी ओमेगा जो कि स्प्रिंग मास सिस्टम में आता था, दैट इज़ k बाई m, और आना भी चाहिए था क्योंकि टेंशन इज़ सेम एवरीवेयर। पोली का कोई इनर्शिया नहीं दिया हुआ है तो टेंशन विल बी इक्वल टू kx एट ऑल पॉइंट, तो ओमेगा सेम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पुली हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स एक्सिस एंड स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर इट। ठीक है, तो देखते हैं। इस बार पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो उस केस में टाइम पीरियड कितना होगा हमारे ऑसिलेशंस का। तो देखिए, फिर से सेम मैंने अपने ब्लॉक को x से डिस्प्लेस किया है, तो x से डिस्प्लेस करने में एक टेंशन इंड्यूस होगा, एक एक्स्ट्रा टेंशन T, और इस तरफ भी T, और इस तरफ मान लिया, इस तरफ मान क्या लिया, इस तरफ जो T डैश होगा दैट विल बी इक्वल टू kx, x डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ से मैं ब्लॉक के लिए अगर पहले लिखूँगा अपना मोशन का इक्वेशन, तो T विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट में इंड्यूस होता है, T ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक का हो गया। नेक्स्ट मैं पुली को देखूँ तो पुली इस तरफ को अल्फ़ा से रोटेट हो रही होगी, तो अगर इस तरफ को अल्फ़ा से रोटेट हो रही है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पुली में जो नेट टॉर्क होगा। मैंने ये सारे टॉर्क वाले मैंने बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, इसलिए मैं एफपीटी वगैरह उतना अच्छे से करा नहीं रहा है। आप मेरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सीरीज़ को देखना, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए। दिस इज़ kx और यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, तो नेट टॉर्क कितना होगा पुली पे, kx इंटू आर माइनस T डॉट आर, और ये घूम रहा है इस तरफ को, तो दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फ़ा। और नो स्लिप कंडीशन के लिए ये अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू a बाई आर। ये सारे प्रॉब्लम्स हमने करा चुके हैं, एक बार मैं यहाँ ब्रशअप कर देता हूँ बस। तो kx माइनस T हो जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर, और T का वैल्यू मुझे मालूम है यहाँ से ma के बराबर, तो kx माइनस ma विल बी इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा हमें, एक्सेलरेशन का वैल्यू विल बी kx अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा जो x से मल्टीप्लिकेशन में है उसका रूट अंडर, तो रूट अंडर k बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज़ द आंसर। आंसर एक्चुअली टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 में कहा है कि एक ऐसा सिस्टम गिवन है, एक ब्लॉक मास m
और दूसरा ब्लॉक मास m। ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो लिखा है शो दैट इफ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन एंड रिलीज्ड दे विल एग्जीक्यूट SHM एंड कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। तो दोनों ब्लॉक्स को डिस्प्लेस किया है, x इस तरफ और इसको x इस तरफ। तो देखिए FBD देखेंगे हम, तो इस ब्लॉक को देखेंगे तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। वो कितना एक्ट करेगा, k टाइम्स इंटू इलोंगेशन। स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, 2x होगा, क्योंकि x दोनों ब्लॉक्स को खींचा गया है तो 2x इलोंगेशन होगा। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इस साइड में होगा और डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट साइड में है। तो यहाँ से हम a इक्वल टू लिख सकते हैं, या फिर ma इक्वल्स टू 2kx, और यहाँ से a आ गया 2k अपॉन m टाइम्स x। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो गया हमारा। और देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन और x का डायरेक्शन अपोजिट है तो एक माइनस साइन यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये SHM है। a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आ गया। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा √2k अपॉन m। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा और ये हो जाएगा 2 पाई √m बाई 2k। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन 26 में भी एक डायग्राम गिवन है कुछ ऐसा। दिस इज़ द डायग्राम। ये एक प्लेट है जो कि L लेंथ के स्ट्रिंग से हैंग कर रही है, L एंड ये भी L, और ये लेंथ A है और ये लेंथ B है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। A rectangular plate of side A and B is suspended from ceiling by two parallel strings of length L each. The separation between the string is D। यानी कि ये जो सेपरेशन है ये D गिवन है। The plate is slightly displaced. The plate is displaced slightly in its plane, keeping the strings tight. Show that it will execute SHM and find the time period। तो देखिए इसको जब डिस्प्लेस करेंगे हम तो क्या होगा। इसको डिस्प्लेस करके आगे की ओर मान लिया डिस्प्लेस किया इसे, ठीक है, आगे को डिस्प्लेस किया और लेट दिस डिस्प्लेसमेंट भी, ये डिस्प्लेसमेंट है x है। तो स्ट्रिंग्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। हालांकि ये स्ट्रिंग एच से नहीं होगा, थोड़ा मैं अच्छे से बना रहा हूँ डायग्राम, तो यहाँ पे होगा कहीं कनेक्ट, ठीक है। तो फिर इसके आगे देखिए, मैं ये जो प्लेट है ना इसका FBD बना देता हूँ। दिस इज़ माई प्लेट और स्ट्रिंग्स एक टेंशन लगाएंगे T एंड T। तो देखिए इस तरफ में लेट दिस एंगल बी थीटा। तो देखिए थीटा अगर हम देखें ना तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस विल बी x और ये लेंथ है L। तो साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा, साइन थीटा विल बी x अपॉन L। और देखिए ये x जो है ना, x इज़ वेरी स्मॉल। तो x जब बहुत छोटा होता है तो cos थीटा को हम 1 लिख सकते हैं और साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं जब थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ स्मॉल। एक्चुअली ये वैलिड भी है। आप खुद कैलकुलेटर में थीटा का डिग्री, थीटा को रेडियंस में पुट करके देखना, आप वहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के देखना आप, ठीक है। 5 डिग्रीज़ के लिए निकाल के देखना आप, थीटा को 5 रेडियंस पुट करना और वहाँ से देखोगे आप रेडियंस और साइन थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है।
पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक इनफैक्ट इक्वल आता है। और ये अप्रॉक्सीमेशन हम लोग आगे बहुत जगह यूज़ भी होता है, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस तरफ लगेगा टी साइन थीटा, एंड इस तरफ भी इसका कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, और ऊपर की ओर विल बी टी कॉस थीटा एंड यह ऑल्सो टी कॉस थीटा, और इसका एक वेट लग रहा होगा mg। तो यहाँ से हम जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg, और यहाँ से t का वैल्यू मिल गया मुझे mg/2। नेक्स्ट देखिए t का वैल्यू क्योंकि cos थीटा को मैंने 1 पुट कर दिया है अपने इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो t का वैल्यू mg/2 मिल गया हमें। नेक्स्ट 2t साइन थीटा विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से मैं साइन थीटा को ये पुट कर दूंगा x/L, तो x/L इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और 2t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t का वैल्यू mg हो जाएगा, यानी कि mg/L इक्वल टू ma, जैसे mm कैंसिल, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया gx/L। तो ये SHM को तो कर रहा है। देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है लेफ़्ट की ओर, और जो ब्लॉक जो मूव कर रहा है वो टी साइन थीटा राइट की ओर, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे। और यहाँ से मुझे ओमेगा का वैल्यू पता चल गया √g/L, और यहाँ से टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू √2π√L/g। तो देखिए ये जो आया ना हमारे पास एक्सप्रेशन, ये सेम पेंडुलम वाला एक्सप्रेशन है। पेंडुलम भी जब L लेंथ का स्ट्रिंग होता है, जैसे बॉब अटैच होता है, तो सेम एक्सप्रेशन आता है, और यहाँ भी सेम एक्सप्रेशन आया है, क्योंकि एक तरह से ये सेम ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन 27 कह रहा है 1 kg ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर्स। ब्लॉक का मास इज़ 1 kg और एम्पलीट्यूड गिवन है 0.1 मीटर्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। यानी कि ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, ये 1 kg, ये 100 न्यूटन पर मीटर, ये सिनेरियो गिवन है। इसके लिए मुझे सारा ये पता है, मतलब जो वैल्यूज़ है। अ ब्लॉक ऑफ 3 kg is gently placed on it at the instant it passes through the mean position। तो देखिए मान लिया यही मेरा मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या होगा पहले ये बता दीजिए। v विल बी इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा। व्हाट इज़ a? a इज़ 0.1, और स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा क्या होता है √k/m, और k का वैल्यू भी पता है मुझे 100 न्यूटन, और मास का वैल्यू भी पता है, तो 100/1 इज़ 100, √100 इज़ 10, यानी कि ये आ गया 1 मीटर्स पर सेकेंड। ये 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, और जब ये मूव कर रहा था तो इसके ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक रख दिया हमने। तो देखिए इनिशियली जो ब्लॉक था वो मस्त 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था इस तरफ, और फाइनली इसके ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक रख दिया, और ये 1 kg पहले से है, तो कुछ v स्पीड से जा रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे पहले v पता करना पड़ेगा। v हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके। इनिशियली मेरा मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू, फाइनली मेरा हो गया टोटल मास इज़ 4 kg इंटू वेलोसिटी। यहाँ से v विल बी 1/4, दैट इज़ 0.25 मीटर्स पर सेकेंड, 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब जो नया v मीन आ गया मेरे पास, दैट इज़ 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आगे कहा है कि देखिए एज्यूमिंग दैट 2 ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर कर रहा है, तभी हमने कंजर्वेशन लगाया है। तो अब बोला फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो अब इसके बाद कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो √k/m मास ऑफ द सिस्टम,
मास ऑफ द सिस्टम अब कितना हो गया, 3 + 1 4 kgs, और के तो था पहले से 100, तो 100/4 इज़ 25, √25 इज़ 5 रेडियंस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 टाइम पीरियड, दैट इज़ 1/2π इंटू ओमेगा, और ओमेगा इज़ 5, यानी कि 5/2π आ गया। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है दैट इज़ हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी तो पता चल गया। अब हमें पता करना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए बहुत सिंपल, वी मीन क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। वी मीन इज़ 0.25, एम्पलीट्यूड हमें पता करना है, और ओमेगा क्या है अब 5। यहाँ से एम्पलीट्यूड पता चल गया मुझे, एम्पलीट्यूड विल बी 0.05 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें एक डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम बना देता हूँ पहले। ये एक मास है, ये एक दूसरा मास है जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है, और इधर भी एक वॉल है, और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v, और इनिशियली दूसरा ब्लॉक रेस्ट पे है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेफ्ट ब्लॉक इन द फिगर मूव्स एट अ स्पीड v टुवर्ड्स द राइट ब्लॉक केप्ट इन इक्विलिब्रियम। ऑल collisions are elastic and the surfaces are frictionless. Show that the motions of the two blocks are periodic. Find the time period of this periodic motion. Neglect the width of the blocks. तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो ये ब्लॉक मेरा इस ब्लॉक से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा देखिएगा, टकराने के बाद ये दोनों जब टकराएंगे, कोलिजन इलास्टिक है, तो सेम मास का जब बॉडीज़ होता है और इलास्टिक कोलिजन होता है, तो उस केस में जो वेलोसिटीज़ है वो एक्सचेंज हो जाती है। तो टकराने के बाद ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा और ये ब्लॉक v से चलने लगेगा। तो जब v से चलेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये ब्लॉक जो है कुछ यहाँ तक आएगा अपने एम्पलीट्यूड तक, और ये ब्लॉक उस टाइम तक रेस्ट पे ही रहेगा, और फिर वापस से ये इस तरफ चलने लगेगा, इस तरफ चलने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी फिर से v हो जाएगा और इसका वेलोसिटी v हो जाएगा, तो दोनों के बीच में फिर से कॉलिजन होगा, और उसके बाद ये ब्लॉक मेरा रेस्ट पे आ जाएगा और ये ब्लॉक v से चलने लगेगा, ठीक है। और ये मुझे डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, दिस डिस्टेंस इज l। तो देखिए एक पूरा ऑक्सीलेशन कब होगा, फिर उसके बाद ये मास इस वॉल से टकराएगा, टकराने के बाद फिर इसका वापस से इस तरफ में वेलोसिटी v ही रहेगा, क्योंकि ऑल कॉलिजन्स इलास्टिक बोला है, तो इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी रिवर्स में फिर से v होगा। तो वापस से फिर से हम अपने इस सिनेरियो पे आ जाएंगे जब वेलोसिटी v होगा। तो टोटल टाइम इसमें कितना लगेगा एक ऑक्सीलेशन में, देखिए टोटल टाइम जो लगेगा, सबसे पहले ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये मेरा आधा ऑक्सीलेशन कवर कर रहा है, ठीक है। एक पूरा ऑक्सीलेशन नहीं हो रहा है इस SHM में, सिर्फ आधा हो रहा है। इधर गया, उसके बाद इधर आया, मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे गया और वापस से अपने मीन पोजीशन पे आया है। तो आधे ऑक्सीलेशन को कवर करने में कितना टाइम लगता है, π/ω, और ओमेगा स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए होता है √k/m। तो यहाँ से इसको मैं T1 बोलता हूँ।
तो जो पहला आधा टाइम जो लगा है दैट इज़ पाई रूट एम बाई के। आई होप आपको पहला ये वाला टर्म समझ में आया होगा। दूसरा देखिए T2 कितना होगा। अब इसके बाद मेरा जो ये ब्लॉक है ये v स्पीड से पहले इधर आगे की ओर गया है और ये लेंथ मुझे क्वेश्चन में गिवन है l, और वापस से v स्पीड से वापस यहाँ तक आया है, यानी कि इसने 12 लेंथ कवर किया है विथ स्पीड v। तो टाइम कितना लगेगा? T2 विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 12 बाई v। तो टोटल टाइम जो लगा है एक ऑक्सीलेशन के लिए दैट इज़ T1 प्लस T2 यानी कि 12 बाई v प्लस पाई रूट अंडर m बाई k, एंड दिस इज़ माई टाइम पीरियड ऑफ दिस होल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में एक बेंड दिया हुआ है, मैं वो बना देता हूँ। दिस इज़ 45 डिग्री और नेक्स्ट एक 60 डिग्रीज दिया हुआ है। ये 45 डिग्रीज और ये 60 डिग्रीज, और यहाँ से एक बॉल को रिलीज़ किया गया है एंड दिस हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.1 मीटर्स। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन पूछा है मेरे से। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो ध्यान से समझिएगा, ये सिस्टम ऑसिलेट कैसे करेगा। यहाँ पे मेरा बॉल पहले नीचे की ओर आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आने के बाद इसका वेलोसिटी कुछ u होगा और उसके बाद ये वापस ऊपर की ओर जाएगा सेम u वेलोसिटी से, और इस पे कुछ एक डी एक्सेलरेशन लग रहा होगा इस बीच। ठीक है, तो देखिए मेन इसमें समझना क्या है ना, कहीं गिवन नहीं है क्वेश्चन में। बेंड है तो आपको ये देखना पड़ेगा बेंड में एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पे शार्प बेंड दिया हुआ है बट एक्चुअल में बेंड कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मान लिया कुछ u वेलोसिटी था, तो वापस जब इस इंक्लाइन पे आएगा तो इनिशियली इसके पास फिर से u वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे शार्प बेंड बनाया है तो ये चीज़ समझना थोड़ा ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, बट इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। तो यहाँ पे जब मेरा बॉल आएगा तो ये कुछ v स्पीड होगा इसके पास। ये v स्पीड क्या होता है, हमने बहुत बार देखा है, v इज़ रूट अंडर 2g/h, जहाँ पे h इज़ 0.1 मीटर्स। तो फिर ये बॉल इनिशियली जब अप द इंक्लाइन यहाँ पे जाएगी तो इसके पास स्पीड कितना होगा, रूट अंडर 2g/h। ठीक है, अब देखिए जब आपने ये पता कर लिया ना तो आगे का क्वेश्चन कुछ खास बचता नहीं है। अब जो लेंथ ऑफ ए बी है वो होगा कितना होगा, एक हम इस ट्राइंगल को देखेंगे तो इस ट्राइंगल से हम एस ए बी निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ ए बी विल बी 0.1 अपॉन साइन 45 डिग्रीज़, यानी कि ये 0.1 रूट 2 मीटर्स आ जाएगा। अब अपना फार्मूला काइनेमेटिक्स का S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जो है ए पॉइंट पे 0 है तो S इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। S इज़ 0.1 रूट 2 इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा डाउन द इंक्लाइन, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा जो दिस विल बी g साइन थीटा। साइन थीटा इज़ 45 यानी कि g साइन 45 डिग्रीज़ इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आप t निकाल लोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो t का वैल्यू आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। और नेक्स्ट अब BC ट्रैक के लिए देखते हैं। तो BC के लिए देखिए फिर से फाइनल वेलोसिटी, मुझे पूरा टाइम पता करना है कि BC कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि जो वेलोसिटी है रूट 2g/h से 0 कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज़, ये आप करोगे तो ये आएगा रूट अंडर 2 इंटू ग्रेविटी 10, हाइट इज़ 0.1
तो √2, यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम यूज़ करेंगे। v इक्वल्स टू 0, u इज़ √2। एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव में होगा, कहीं भी आप देखोगे तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर एक्ट करेगा g साइन 60 डिग्रीज़, क्योंकि ये एंगल 60 है, माइनस 80 10 साइन 60 डिग्रीज़ इंटू टी। ये टी बी सी बोल देता हूँ मैं, इसे टी ए बी बोल देता हूँ। तो टी बी सी आ गया यहाँ से। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से टी बी सी का जो आपको वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.163 सेकेंड्स। तो बस अब टाइम पीरियड मुझे पता करना है, यानी कि एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगा है। तो ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट कब होगा? जब ये बॉल यहाँ से पूरा ए बी और बी सी कवर करेगा। ये मेरा सिर्फ आधा ऑक्सीलेशन हुआ है, ठीक है। और फिर वापस से जब ये बॉल सी से वापस से ये बी सी होते हुए बी टू ए आएगा, तब ये एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। यानी कि जो टाइम लगेगा एक ऑक्सीलेशन में विल बी टी पहले ए टू बी प्लस जो टाइम लगा होगा बी टू सी, फिर से प्लस जो टाइम लगा होगा सी से बी जाने में दैट विल बी इक्वल टू टी बी सी, प्लस जो टाइम लगेगा बी टू ए जाने में, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू टाइम टी ए बी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टी ए बी प्लस टी बी सी। और जब सारे वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो आपको टाइम का वैल्यू मालूम पता लगेगा 0.73 सेकेंड्स के आसपास। दिस इज़ द टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 30 भी एक काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम मैं बोलूँगा, इसे भी काफ़ी कुछ इसमें एक नया हम इसमें एक मेथड सीखेंगे। इसमें एक पहले डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक काट है, जिसका मास कैपिटल है इस काट का। इसके ऊपर एक स्प्रिंग मास सिस्टम रखा है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, मास m के कांस्टेंट के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ऑल द surfaces shown in the figure are frictionless. The mass of car is m, that of block is small m, and spring has spring constant k. Initially the car and the block are at rest, and the spring is stretched through a length x naught. देखिए अब क्या किया है, इनिशियली तो रेस्ट पे था, अब रेस्ट पे रहने के बाद फिर स्प्रिंग में हमने एक इलोंगेशन दे दिया है। इलोंगेशन आया है स्प्रिंग में x नॉट। तो ये x नॉट क्यों आया होगा? x नॉट क्यों आया होगा? x नॉट आया होगा क्योंकि मास m मेरा ज़रूर कुछ x1 आगे की ओर बढ़ा होगा, और जब मास m आगे की ओर बढ़ेगा तो एक्सटर्नली कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास को सेम पोजीशन में रहने के लिए जो काट है ये ज़रूर पीछे की ओर कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव किया होगा, ठीक है। ये था पहली चीज़। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक एंड द कार एज सीन फ्रॉम द रोड। तो मुझे एम्पलीट्यूड पहले निकालना है। तो देखिए इनिशियली x नॉट जब इलोंगेशन था, तो ये जो x1 x2 मूव किए हैं यही एम्पलीट्यूड है। मैं इसको a1 a2 बोल देता हूँ, ठीक है। ये a1 और ये a2, और यहाँ से ऑक्सीलेशंस चालू होंगे। तो सबसे पहला जो इक्वेशन होगा सेंटर ऑफ मास से आता है, ये ma1 शुड बी इक्वल टू m1 नहीं, मतलब ये तो स्मॉल m ही गिवन है, स्मॉल m और कैपिटल m a2। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो है, दिस x नॉट जो है इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये कितना होगा? a1 प्लस a2 होगा। बहुत सिंपल है ये तो, क्योंकि मेरा ब्लॉक a1 आगे की ओर गया है, काट a2 पीछे की ओर गया है, तो नेट इलोंगेशन जो हुआ है x नॉट दैट इज़ a1 प्लस a2। अब ये दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके आप a1 और a2 बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो पार्ट ए मेरा आ जाएगा यहाँ से,
आप यूज़ करके देख लेना, निकाल करके देख लेना यहाँ से। हमने ये सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम्स में बहुत बार ये कर चुके हैं और डायरेक्टली भी हम इसका रिजल्ट बहुत बार निकाल चुके हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है ये। तो A1 आएगा mx0 अपॉन m+m, और जो एम्पलीट्यूड A2 आएगा दैट विल बी स्मॉल mx0 अपॉन m+m। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट B देखते हैं। B एक अच्छा पार्ट है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो मुझे इसका टाइम पीरियड पता करना है। तो देखिए, मुझे मालूम है कि जब SHM होता है तो इस SHM के टाइम में एनर्जी जो होता है सिस्टम का दैट इज़ कांस्टेंट। तो अगर हम एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इसी मेथड का हम यूज़ करेंगे अभी। इसी मेथड का यूज़ करके हम टाइम पीरियड निकालने का कोशिश करेंगे। टाइम पीरियड के पहले मतलब ओमेगा अगर पता चल गया मुझे तो वहाँ से टाइम पीरियड भी पता लग जाएगा। तो चलिए एनर्जी देखते हैं कितना होगा। एनर्जी E विल बी, कोई भी एक इंस्टेंट पे, देखिए एनर्जी हम कब लिख रहे हैं? कोई भी एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे। इंस्टेंटेनियस टाइम पे मतलब कि उस टाइम पे ये जो काट है ये मान लिया कुछ ये x2 इस तरफ गया है, और ये जो मास है स्मॉल m ये x1 इस तरफ में है, और काट के पास एक वेलोसिटी है मान लिया v2, और मास के पास वेलोसिटी v1। और जो स्प्रिंग होगा तो इस मोमेंट पे स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा? x1 प्लस x2 इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। अब यहाँ से हम एनर्जीज़ देखते हैं। तो स्मॉल m ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1², कार का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2² प्लस फिर स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x1 प्लस x2² दिस इक्वल टू c। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। वो सब्स्टिट्यूशंस क्या है? तो फिर से एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, इनिशियली मेरा ब्लॉक और कार रेस्ट पे था, तो फाइनली भी तो इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम था दैट वाज 0, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होगा, यानी कि mv1 शुड बी इक्वल टू कैपिटल mv2। तो यहाँ से हम v2 को mv1 अपॉन m लिख सकते हैं। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं होगा, यानी कि स्मॉल m x1 विल बी इक्वल टू कैपिटल M x2। यहाँ से x1 को या फिर x2 को रिप्लेस करते हैं, v1 को वहाँ से कर रहे हैं, v2 को कर रहे हैं, तो x2 को हम लिख सकते हैं स्मॉल m x1 अपॉन कैपिटल M। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस हम अपने एनर्जी इक्वेशन में करेंगे अभी। तो देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमें मिलेगा हाफ m v1² तो वही रहेगा, प्लस हाफ m v2² की जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा m v1 अपॉन m होल स्क्वायर प्लस हाफ के यहाँ x1 प्लस x2 को हम लिख सकते हैं m x1 अपॉन m होल स्क्वायर। फिर से अब देखिए इसको, अब इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं। तो हाफ m v1², इसके आगे बस मैथ्स है, यहीं तक हमारा फिजिक्स था। हाफ m v1² प्लस 1/2, यहाँ से एक m और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैं कैंसिल करके डिनोमिनेटर में आएगा सिर्फ m और ऊपर में m² v1² प्लस 1/2 के, यहाँ से मैं x1² बाहर ले लेता हूँ स्क्वायर के, तो अंदर में बचेगा 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होल स्क्वायर। फर्दर देखिए इन दोनों टर्म्स में से मैं हाफ m v1² कॉमन ले लेता हूँ, तो हाफ
एम वी वन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर में बच गया 1 प्लस यहाँ पे स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख देते हैं हाफ के एक्स वन स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ई अपॉन डी टी जब करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो हाफ एम का हाफ एम ही रहेगा और 1 प्लस एम बाई एम भी मेरा कांस्टेंट है तो इसको भी मैं पहले कांस्टेंट्स को लिख देता हूँ। अब वी वन स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 2 टाइम्स वी वन इंटू डी वी वन अपॉन डी टी। तो डी वी वन अपॉन डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ वन ए वन। और यहाँ से फिर से मैं कांस्टेंट्स को लिख देता हूँ पहले हाफ के इंटू 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम होल स्क्वायर इंटू एक्स वन का स्क्वायर इज़ 2 टाइम्स एक्स वन इंटू डी एक्स वन बाई डी टी। डी एक्स वन बाई डी टी विल बी वी वन और ये दिस होल विल बी ज़ीरो। ये पूरा ज़ीरो है तो यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये टू कैंसिल आउट, ये टू कैंसिल आउट, ये 1 प्लस एम बाई एम एक 1 प्लस 1 बाई एम को कैंसिल कर देगा। यहाँ से वी वन कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे फाइनली बच गया एम ए वन और यहाँ पे प्लस के इंटू 1 प्लस एम बाई एम एक्स वन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से मुझे मिल गया ये ए वन का इक्वेशन। ए वन विल बी इक्वल टू के बाई एम इंटू एम प्लस एम बाई एम इंटू एक्स वन और या माइनस साइन। तो ये टर्म जो होगा दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से मुझे ओमेगा पता चल गया, ओमेगा इज़ रूट अंडर एम प्लस एम इंटू के अपॉन एम एम। तो यहाँ से टाइम पीरियड भी आपको मालूम चल जाएगा क्या, 2 पाई बाई ओमेगा। दैट्स इट, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 में एक डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम मैं बना देता हूँ। इस बार एक यूनिफॉर्म प्लेट है और 2 रोलर्स है। सॉरी, ये कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत देता है बट कोई बात नहीं, डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाएगा तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये दोनों रोलर्स है और ये रोलर्स इस तरफ को रोटेट हो रहे हैं। तो फ़िलहाल ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है मेरा सिस्टम, पूरा सिमेट्रिक है तो इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होगा। यानी कि दोनों रोलर्स जो है ये जो रिएक्शन फोर्स लगा रहे होंगे मेरे प्लेट पे वो सेम होगा R और इधर भी R। तो इसके कारण एक फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा होगा इस तरफ में वो म्यू R और इस तरफ में भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा म्यू टाइम्स R। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है अब इस इनिशियल सिनेरियो से मैंने अपने प्लेट को कुछ x डिस्टेंस मूव किया अगर, तो फिर ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा और उसका टाइम पीरियड मुझे पता करना है। तो देखिए, जब इसको मैं हल्का सा अगर मैंने इसे डिस्प्लेस किया अगर, तो क्या होगा, x से डिस्प्लेस किया है
तो ये मेरा सेंटर है जो कि x से डिस्प्लेस हो गया है दिस। और देखिए दोनों रोलर्स के बीच का ना मुझे डिस्टेंस भी पता है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस मुझे गिवन है l। ठीक है, देखिए डिस्प्लेस करेंगे ना तो जो रिएक्शन फोर्सेस आएंगे रोलर के कारण वो चेंज हो जाएगा। ये मान लिया अब R1 और ये R2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इनिशियली देखिए, इनिशियली जो था ये डिस्टेंस L/2 सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस भी L/2। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा L/2 माइनस एक्स, सिंस दिस इज x, और ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 प्लस एक्स। ठीक है, और R1 और R2 का वैल्यू मुझे पहले पता करना है। तो देखिए सबसे पहले ये सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स भी लग रहा होगा mg। तो सबसे पहला R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू mg, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करके आएगा यह। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, मैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ मास या फिर जो प्लेट है ये रोटेट नहीं कर रहा है, यानी कि जो टॉर्क है दैट मस्ट बी बैलेंस्ड। तो R1 के कारण जो टॉर्क एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी R1 इंटू L/2 माइनस एक्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू R2 इंटू L/2 प्लस एक्स। ये मेरा दूसरा आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम R1 और R2 का वैल्यू पता करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ध्यान से देखिएगा, मैं R2 को यहाँ से mg माइनस R1 लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो R1 L/2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू mg माइनस R1 इंटू L/2 प्लस एक्स। और इसे फर्दर सॉल्व करने पे बस इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करके देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। तो R1 L/2 माइनस R1 एक्स विल बी इक्वल टू mg L/2 प्लस mg एक्स माइनस R1 L/2 माइनस R1 एक्स। अब यहाँ से सारे R1 वाले टर्म्स को एक तरफ और mg वाले टर्म्स को एक तरफ। देखिए ये R1x माइनस R1x और माइनस R1x ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बस R1 एक यहाँ पे बचा है, इसको मैं अपने LHS में लेके जाऊँगा। तो R1L प्लस R1 L/2, R1 L/2 प्लस R1 L/2 विल बिकम R1 L। दिस इज इक्वल टू mg L/2 प्लस एक्स। यहाँ से R1 का वैल्यू मिल गया मुझे mg इंटू L प्लस 2x अपॉन 2L। सिमिलरली अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से R2 का भी वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, और R2 का वैल्यू आएगा mg L माइनस 2x अपॉन 2L। देखिए R1 R2 का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब इसके बाद मुझे फ्रिक्शनल फोर्सेस देखना है क्या क्या एक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए, ये था मेरा सिनेरियो। अब इस तरफ में म्यू R1 एक्ट करेगा, और इस तरफ में म्यू R2 एक्ट करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ माई म्यू R1? इसको मैं F1 बोल देता हूँ। तो F1 जो होगा म्यू R1, दिस विल बी म्यू mg अपॉन, बस R1 में म्यू का मल्टीप्लाई करना है L प्लस 2x, और F2 जो आएगा दैट इज़ म्यू R2, दिस विल बी दिस टर्म इंटू म्यू, दिस टर्म इंटू म्यू। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जो F1 है दैट इज़ ग्रेटर देन F2।
तो अभी क्या होगा कि मेरा ब्लॉक इस साइड को एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। वही मुझे पता करना है। अब देखिए F1 माइनस F2 जो नेट फोर्स लग रहा होगा F1 माइनस F2 मेरे राइट साइड में, दिस विल बी इक्वल टू दिस टर्म माइनस दिस टर्म, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे F1 माइनस F2 इक्वल टू, मैं F नेट लिख देता हूँ जो कार पे ऐड कर रहा है, दिस इज 2 म्यू mgx बाई एल। और एक्सेलरेशन पता करने के लिए इसको मैं इक्वेट करूँगा ma से, तो m और m यहाँ से कैंसिल आउट। चलिए मैं इसे नई लाइन में कर देता हूँ, यहाँ से m और m कैंसिल आउट, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे पता लग गया, दैट इज़ 2 म्यू gx अपॉन l। बस यही मुझे पता करना था। और एक चीज़ देखिए, मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया था x इस साइड में, और एक्सेलरेशन एक्ट किया है अपोजिट साइड में, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है तो एक माइनस साइन होगा यहाँ पे। और यहाँ से मुझे ओमेगा का वैल्यू पता लग गया, ओमेगा इज़ √2 म्यू g अपॉन l। और मुझे क्या टाइम पीरियड पता करना था ना, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू आप रख दो, तो यह आ जाएगा 2 पाई √l अपॉन 2 म्यू g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अब 32 का है कि पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड अ सेकेंड्स पेंडुलम। ये तो हमने देखा था, क्लॉक में जो होता है सेकेंड्स पेंडुलम ही होता है, ये हमने पहले मैं आपको बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियो में। दोज यूज्ड इन पेंडुलम क्लॉक्स आर ऑफ दिस टाइप। जो क्लॉक्स में यूज़ होता है वो सेकेंड्स पेंडुलम में यूज़ करता होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर जी इज़ पाई स्क्वायर मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई √l/g, और सेकेंड्स पेंडुलम है यानी कि इसका टाइम पीरियड है 2। यहाँ से तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई इंटू √l, और जी है पाई स्क्वायर यानी कि √पाई स्क्वायर, बाहर में पाई इक्वल टू 1, ये पाई कैंसिल आउट, यहाँ से l का वैल्यू आ गया 1 मीटर। दिस इज़ द आंसर। बहुत ही हलवा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद द वर्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज थीटा इक्वल्स टू दिस, यानी कि थीटा दिया है मुझे पाई बाई 90 साइन ऑफ पाई टी, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है, तो मुझसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इफ़ जी इज़ पाई स्क्वायर मीटर्स पर सेकेंड। देखिए यहाँ भी हम इसे यहाँ भी हम इसे कंपेयर करेंगे थीटा इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी से, तो इसे कंपेयर करके ओमेगा का वैल्यू पाई आ गया, और ओमेगा क्या होता है मेरे पेंडुलम के लिए ओमेगा होता है √g/l, और पाई इक्वल टू √g मुझे दिया है पाई स्क्वायर, और यहाँ से l, फिर से यहाँ l का वैल्यू मिल गया 1 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन 34 कह रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको कोशिश करूँगा बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझाने का, वैसे बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, ये ईजी ही है। द पेंडुलम ऑफ अ सर्टेन क्लॉक हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2.04 सेकेंड। तो हाउ फास्ट और स्लो डज द क्लॉक रन ड्यूरिंग 24 आवर्स। तो देखिए क्लॉक में मैंने एक ये पेंडुलम यूज़ किया है जिसका टाइम पीरियड है 2.04 सेकेंड्स, बट एक्चुअली क्लॉक में जो यूज़ होता है, इसको T1 बोल दिया, क्लॉक में जो पेंडुलम यूज़ होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है।
यानी कि एक्चुअल क्लॉक में जो पेंडुलम यूज़ होता है वो एक ऑक्सीलेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, लेकिन अभी जो हम पेंडुलम यूज़ कर रहे हैं वो एक ऑक्सीलेशन 2.04 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है। यानी कि ये वाला पेंडुलम स्लो है, ज़्यादा टाइम ले रहा है एक ऑक्सीलेशन कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये कितना स्लो है ये पता करना है मुझे। 24 घंटे में ये घड़ी कितना टाइम दिखाएगी। ठीक है, तो देखिए पर ऑक्सीलेशन ये कितना टाइम लूज़ कर रहा है। पर ऑक्सीलेशन ये जो पेंडुलम अपना टाइम लूज़ कर रहा है दैट इज़ पर ऑसिलेशन टाइम लॉस्ट इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, और 24 आवर्स में टोटल कितने ऑसिलेशंस होंगे जो मेरा नॉर्मल क्लॉक करेगा। नॉर्मल क्लॉक जो नॉर्मल क्लॉक मतलब सेकेंड्स पेंडुलम। देखिए सेकेंड्स पेंडुलम जो होगा वो 24 आवर्स में नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस कितने करेंगे। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस तो 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है। ठीक है, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है, 2 सेकंड में 1 ऑसिलेशन। तो 24 आवर्स में ये होगा 1/2 इंटू 24 इंटू 3600 ऑसिलेशंस। यानी कि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 43200 ऑसिलेशंस आएंगे। तो इतने ऑसिलेशंस टाइम में मेरे पेंडुलम ने कितना टाइम लॉस किया होगा। तो एक ऑसिलेशन में टाइम लॉस हुआ है 0.04 सेकेंड्स। तो 43200 ऑसिलेशंस में जो टाइम लॉस होगा दैट विल बी 0.04 इंटू 43200। और यहाँ से जब आप इसे निकालोगे तो ये 28.8 मिनट्स आ जाएगा आंसर। सेकेंड्स में आएगा, उसको आप डिवाइड करोगे 60 से तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में कहा है कि अ पेंडुलम क्लॉक गिविंग करेक्ट टाइम एट अ प्लेस वेयर ग्रेविटी इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज टेकन टू अनदर प्लेस वेयर इट लूजेज 24 सेकेंड्स ड्यूरिंग 24 आवर्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस न्यू प्लेस। तो देखिए जब नए जगह पे मेरा अपना पेंडुलम को रखा है तो वहाँ पे वो 24 सेकेंड्स स्लो हो गया है। ठीक है, 24 सेकेंड स्लो होने का मतलब आप समझिएगा, 24 सेकेंड स्लो होने का मतलब है कि जो टाइम लगा है टोटल टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में, इसको मैं T2 बोल देता हूँ और T1 इनिशियली वो पहला वाला था। T1 जो है मेरा सेकेंड्स पेंडुलम यूज़ हुआ है। T1 इज़ 2 seconds when G1 is 9.8 meters per second square। अब टाइम पीरियड एट न्यू प्लेस कितना होगा। तो देखिए टोटल टाइम जो एक दिन में टोटल टाइम जो लगा होगा 43200 ऑसिलेशंस होने में, यानी कि 2400 इंटू 3600 सेकेंड्स, ये तो मेरा नॉर्मल वाला लग रहा था, प्लस 24 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लिया है मेरे इस पेंडुलम में नए जगह पे जा कर के। ठीक है, तो इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.00055 सेकेंड्स। ये आ गया नया टाइम पीरियड। और नेक्स्ट मुझे मालूम है जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 2π√L/g, यानी कि T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √g।
तो यहाँ से T1/T2 विल बी इक्वल टू √G2/G1। बस मुझे T1 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है, G1 का वैल्यू पता है। यहाँ से आप G2 का वैल्यू पता कर लोगे, वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 9.794 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही कम वेरिएशन हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन 36 का रहा है, अ सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय हैंगिंग अ हैवी बॉल by 5 meter long string. Does it makes per second oscillations, and how many oscillation does it make per second? तो how many oscillations per second पूछा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है मेरे से, और फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है होता है 1 टाइम पीरियड, यानी कि 1/2 पाई √G/L। यहाँ पे G भी मुझे मालूम है 9.8 लेते हैं, और लेंथ भी गिवन है क्वेश्चन में 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग यूज़ हुआ है। तो आप बस वैल्यूज़ रखोगे, यहाँ से F का वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इफ़ इट इज़ टेकन ऑन द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 1.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से F1 पता चल गया, F2 क्या होगा फिर, F2 फिर से 1/2 पाई √ग्रेविटी कितना है 1.67 अपॉन लेंथ तो अभी भी 5 ही है। यहाँ से आप F2 पता कर लोगे। दैट्स इट, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 37 से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डू सपोर्ट अस फॉर मोर सच वीडियोज़। आपके इन सब्सक्राइब्स और लाइक्स से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़, टू ब्रिंग मोर न्यू कंटेंट फॉर यू गाइज़। और इसके आगे मैं और भी काफ़ी कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके लिए लाने के लिए। सो दैट्स इट गाइज़, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।